नमस्कार। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जरूरी और मैं कहूंगा एक बेहद प्रैक्टिकल विषय को समझते हैं। हम बात करने वाले हैं नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 5 की, यानी गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधानों की। ये वो ज्ञान है जो सिर्फ आपके इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि एक वकील के तौर पर आपके करियर की नींव रखने वाला है। तो ये है हमारा आज का सफर। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। गिरफ्तारी कब और क्यों हो सकती है, फिर देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, कुछ खास हालात में क्या होता है, और आखिर में गिरफ्तारी के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं। चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव है गिरफ्तारी कब और क्यों। सबसे बुनियादी सवाल यही है ना, कि पुलिस कब एक्शन ले सकती है। यहीं पर धारा 35 यानी सेक्शन 35 हमें रास्ता दिखाता है। चलिए देखते हैं। यही सवाल सेक्शन 35 का दिल है, और कानून यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प काम करता है। वो अपराध की गंभीरता के हिसाब से पुलिस की शक्ति को तौलता है। ऐसा नहीं है कि हर केस में पुलिस को एक जैसी पावर दे दी गई हो। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये एक ही नज़र में पूरी कहानी साफ कर देती है। बाईं तरफ अगर अपराध ऐसा है जिसमें सजा 7 साल से कम है, तो पुलिस को गिरफ्तारी की आवश्यकता साबित करनी होगी, उन्हें कारण बताना होगा। लेकिन दाईं तरफ देखिए, जहां सजा 7 साल से ज्यादा है, यानी गंभीर अपराध, वहां सिर्फ एक विश्वसनीय सूचना या वाजिब शक के आधार पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। आप देख रहे हैं ये बैलेंस। तो सवाल यह है कि आवश्यकता क्या है। कानून ने इसे खुला नहीं छोड़ा है। ये 5 ठोस वजहें दी गई हैं, जैसे पहला कि वो व्यक्ति कोई और अपराध न कर दे, दूसरा ताकि मामले की सही से जांच हो सके, तीसरा कहीं वो सबूत न मिटा दे, चौथा गवाहों को डराया धमकाया न जाए, और पांचवा ये पक्का करने के लिए कि वो जरूरत पड़ने पर अदालत में हाजिर होगा। और सबसे जरूरी बात, पुलिस को इनमें से कोई एक कारण लिखित में दर्ज करना ही होगा। तो अब हम ये समझ गए कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि ये कैसे किया जाएगा, प्रक्रिया क्या होगी। और यकीन मानिए, कानून ने यहाँ हर छोटे बड़े कदम को साफ साफ बताया है। इस स्लाइड पर एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। पुलिस अधिकारी को अपनी पहचान साफ रखनी होगी, नाम और पद साफ दिखना चाहिए। दूसरा, एक गिरफ्तारी का मेमो बनेगा जो पूरी प्रक्रिया का एक तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इस पर किसी गवाह के और खुद गिरफ्तार हुए व्यक्ति के भी दस्तखत होंगे। ये सारे कदम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रावधान है। कानून यहाँ महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। उन्हें एक विशेष सुरक्षा दी गई है। हाँ, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट से लिखित में इजाजत लेना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे गिरफ्तार किया गया है। क्या उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से उसके कानूनी अधिकार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकि शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। ये वो अधिकार हैं जो किसी से छीने नहीं जा सकते। उसे ये जानने का हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसे जमानत के बारे में जानने का हक है, उसे अपनी पसंद के वकील से मिलने का हक है, और अपने परिवार या दोस्त को खबर करने का भी हक है। याद रखिए, ये कानूनी अधिकार हैं, कोई एहसान नहीं। और इनमें से एक बहुत जरूरी अधिकार है मेडिकल जांच का। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक सबूत है जो रिकॉर्ड करता है कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी थी। सोचिए, अगर हिरासत में कोई ज्यादती होती है तो यही मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में एक बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। क्या आपको लगता है कि पुलिस के अलावा भी कोई और किसी को गिरफ्तार कर सकता है? क्या कोई आम नागरिक या फिर एक मजिस्ट्रेट? चलिए देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है। इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। पहला तो साफ है, पुलिस अधिकारी। अब दूसरी लाइन पर आइए। हाँ, एक प्राइवेट व्यक्ति यानी एक आम नागरिक भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसे कोई गंभीर और गैर जमानती अपराध करते हुए देखे, पर उसे फौरन उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करना होगा। और तीसरी लाइन देखिए, मजिस्ट्रेट भी अपनी मौजूदगी में अपराध होने पर ऐसा कर सकते हैं। अब धारा 42 एक स्पेशल केस है। यह हमारे सशस्त्र बलों को एक तरह का संरक्षण देता है। ऐसा क्यों है? ताकि हमारे जवान बिना किसी झूठे मुकदमे के डर के अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें। अगर मामला उनकी आधिकारिक ड्यूटी से जुड़ा है तो उनकी गिरफ्तारी से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। ये उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है।
तो ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, सारी प्रक्रिया का पालन भी हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब घड़ी की सुइयां तेजी से चलने लगती हैं। कानून यहाँ एक बहुत ही सख्त डेडलाइन तय करता है। अब असली काउंटडाउन शुरू होता है। और वो डेडलाइन है ये बड़ा सा नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 24 घंटे। जी हां, सिर्फ 24 घंटे। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकता। हां, इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होता। इस नंबर को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और उन 24 घंटों के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये एक तरह का लीगल चेक पॉइंट है। यहीं पर एक न्यायिक अधिकारी ये देखता है कि गिरफ्तारी कानून के हिसाब से हुई है या नहीं, और आगे क्या करना है, हिरासत में भेजना है या जमानत देनी है। यहीं से न्यायिक निगरानी की शुरुआत होती है। तो आज हमने ये जो पूरा अध्याय देखा, ये असल में एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ है राज्य की शक्ति ताकि वो अपराध को रोक सके और जांच कर सके, और दूसरी तरफ है एक आम नागरिक के अधिकार और उसकी आज़ादी। इसी संतुलन को समझना ही एक अच्छे वकील की सबसे बड़ी पहचान है। ये संतुलन ही असल में रूल ऑफ लॉ की आत्मा है। इस पर जरूर सोचिएगा।